नीट एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया डेली रोज इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर आपको खबर दिखा रहा है। छात्रों के साथ साथ इंसाफ की लड़ाई में हम भी उनके साथ शामिल हैं और इंसाफ की यह मांग दिल्ली से लेकर बिहार तक जारी है। शहर शहर, राज्य राज्य नीट के खिलाफ, नीट एग्जाम के खिलाफ छात्रों का आक्रोश उबाल मार रहा है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ छात्र नाराज हैं। नमस्कार, मैं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किया जा चुका है, लेकिन नीट पर अभी तक बवाल है। पुलिस ने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। अनुराग यादव ने कबूलनामा किया कि उसे परीक्षा के एक दिन पहले प्रश्न पत्र दे दिया गया था, आंसर शीट रटवा दी गई थी और क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वैसा ही था जो उसे एग्जामिनेशन रूम में मिला। छात्र ने इस मामले में जिस शख्स का नाम लिया वो है सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, छात्र का फूफा, जिसने परीक्षा से पहले परीक्षा पत्र उपलब्ध करवा दिया। बिहार के डिप्टी सीएम इस मामले में बड़ा दावा कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर के लिए एनएच के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए कहा था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक भूचाल आ गया है। तो सवाल कई सारे हैं और सियासत भी अपनी चरम पर है। आज की डिबेट पे बड़े मेहमानों के साथ सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल क्या होंगे? नीट की परीक्षा रद्द, नेट की परीक्षा रद्द, तो नीट पर सस्पेंस क्यों? शिक्षा मंत्रालय परीक्षा धांधली पर देर से क्यों जागा है? और बिहार में क्या नीट परीक्षा में धांधली में तेजस्वी यादव का हाथ है? और नीट विवाद से क्या केंद्र सरकार बैकफुट पर है? 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा? और कैसे क्रैक हुई परीक्षा और किस तरह से पेपर लीक हुआ? आखिर सिस्टम में सुराग कहां है? इस पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नीट का पंचनामा, छात्रों का कबूलनामा। सिस्टम के सिकंदर कब होंगे अंदर? एनटीए के पीछे भद, नीट कब होगा रद्द? क्या नीट की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई? क्या एनटीए अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है? क्या फर्जीवाड़े की आड़ में नीट परीक्षा पर सेंध लगाई गई? क्या 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? पेपर लीक को लेकर इस वक्त जो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं, वो चीख चीख कर हर सवाल के जवाब हाँ में दे रहे हैं। नीट यूजी के नतीजों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। नीट का परिणाम सवालों के घेरे में है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने के साथ ही पूरे मामले में जांच की मांग कर रहा है। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और मोदी ने इस देश को पेपर लीक देश बना दिया है। युवा मांगेंगे भीख अगर होता रहेगा पेपर लीक। इस वक्त छात्र आग बबूला हैं। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर बिहार तक हंगामा बरपा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब जो कबूलनामा सामने आया उसने एनटीए की साख पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि एनटीए की भद्द भी पिटी है। पटना से गिरफ्तार किए गए परीक्षार्थी अनुराग यादव का जो कबूलनामा सामने आया है, उसने बता दिया है कि सिस्टम के अंदर मेहनत को बेईमानी से हराने वाले कई सिकंदर बैठे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि परीक्षार्थी अनुराग के उस कबूलनामे के बारे में जिसने सिस्टम में सेंधमारी की पूरी कहानी कह दी। सबसे पहले अनुराग के कबूलनामे को सुनिए। मेरा नाम अनुराग यादव है।
मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र जो रटाया गया था वही प्रश्न पत्र पाया मैंने। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है। परीक्षार्थी अनुराग ने अपने कबूलनामों में उन नामों का जिक्र भी किया है जो किरदार पहले से ही पेपर लीक मामले में। तो अब इस कबूलनामे से पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत लग गया है, जिससे इस पूरे कांड के एक पहलू से पर्दा उठता जाएगा। इन सबके बीच पेपर लीक को लेकर सियासत अपने चरम पर है, जहां विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस मामले में तेजस्वी यादव को कटघरे में ला खड़ा किया है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के करीबी ने ही पेपर लीक करवाया है। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। उस समय जब मंत्री यहां के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर हंगामा है, तो वहीं शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया और सभी को चौंका दिया। दरअसल इस परीक्षा में भी धांधली होने के इनपुट मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा का जिम्मा भी उसी एनटीए के हाथ में है, जिसके हाथ नीट की परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों में रंगे हुए हैं। इसलिए एनटीए विपक्ष के निशाने पर है। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? अब जो एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। आज मंत्रालय की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि यूजीसी नेट केस सीबीआई को सौंपा गया है। जब तक सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस बारे में कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। फिलहाल इस वक्त नीट मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। नीट परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की गई है। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है, लेकिन छात्रों की अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और छात्रों की उम्मीद नहीं, दर्शकों, व्यूअर्स, उम्मीद हम सब की, जो इस इंसाफ की लड़ाई में छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स, सबकी लड़ाई की उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई 8 जुलाई की तारीख। इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से, आलोक वत्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कपिल गुप्ता शिक्षाविद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर आर के मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय लेखक हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आपसे शुरुआत करें, क्यों पेपर लीक को लेकर आज की तारीख में भी छात्रों को, स्टूडेंट्स को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जबकि इतने पेपर लीक के बाद जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो कि पेपर लीक माफियाओं के दिल में कानून का खौफ पैदा करे। विवेक जी, ये जो पेपर लीक का, खैर आज की ये डिबेट जो है, हमें लगता है हमें करंट पे ही बात करना चाहिए।
नहीं तो पेपर लीक का इतिहास तो कांग्रेस से और इनके इंडी अलायंस के, चाहे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकारें जब रही हैं तो शिक्षा का क्या हाल था और शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया पनपे कैसे थे, तो उसकी चर्चा करना हमें लगता है कि इन पे समय जाए करना है। एनटीए का जो गठन हुआ वो पारदर्शी पेपर करने के लिए गठन हुआ ताकि डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे हो। और एनटीए हमें लगता है कि हर साल 50 से ज्यादा एग्जाम का, चाहे वो जॉब का या एंट्रेंस एग्जाम का, वो एग्जाम कराता रहता है। अगर इसमें कहीं पे खामी आई, मान लिया कि यूजीसी नेट की परीक्षा इमीडिएट रद्द की गई और सीबीआई रिकमेंडेशन दिया गया, रह गई ये वाली परीक्षा जो है नीट की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 जुलाई को एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद सरकार उसके निर्देशानुसार उसमें काम करेगी। तो इसलिए नीट वाली मुद्दे पर बोलने की अभी बहुत ज्यादा हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरा है कि नकल माफिया और इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में या विभिन्न राज्य सरकार जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां पे कड़ी कार्रवाई हमेशा करती जा रही। ये लोग के जमाने में खूब जबरदस्त होता था। समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि सेल्फ सेंटर्ड बनते थे, किस तरीके से चीजें हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकारें थी, अभी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या होता था। लेकिन उनमें से भारतीय जनता पार्टी नहीं कि वो गंदगी करें और हम भी उसी गंदगी में रहें। हम लोग पकड़ना शुरू किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पकड़े जाने लगे हैं लोग, तब ये इतना खड़बड़ाहट इनको मची हुई है। नहीं अनिरुद्ध जी, आपने अपनी सरकार की पीठ थपथपा दी। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अब तक हम लोग किसी ऐसे कानून के निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी किया था, जिसे आप लोग संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें पेपर लीक को लेकर मजबूत कानून की बात कही गई थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पेपर लीक के मुद्दे पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी राज्य में किसी की सरकार रही हो, छात्रों के साथ ये नाइंसाफी अभी तक कैसे बदस्तूर जारी है? अनिरुद्ध जी जल्दी से छोटा जवाब, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी। भाई, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, नकल अध्यादेश कानून वही लेके आए हुए थे और नकल माफियाओं पर इन पर शिकंजा भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट, क्योंकि गवर्नेंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब चूंकि अगला सेशन चलेगा, उसमें जो कमिटमेंट किया गया है कि नए कानून को लेके, पेपर लीक को लेके, क्योंकि समाज के जिसके अनुसार अपराध होते हैं उसके अनुसार नए नए कानून उसमें एडिट होते रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कुछ कोई कर नहीं रहा है। अभी चूंकि नीट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, इस पे 8 तारीख को फैसला आना है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा बोलना या सरकार क्या करेगी उसी के बाद में जो होगा वो करेगी। ठीक है, इसमें मैं चाह रहा हूं सीधे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर आर.के. मिश्रा के पास। आर.के. मिश्रा जी, फिर मैं वही बात आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। आपकी भी 10 साल की सरकार थी, आपके पास भी मौका था, एक कड़ा कानून, केंद्रीय कानून इस मामले में लाया जा सकता था। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लगता है कि यह सरकार कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा करवाने में नाकाम रह रही है। 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल रहा नीट में। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा विवेक जी, कि जैसे ही नीट की परीक्षा पर सवाल उठे, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कैमरे पर आते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी घोटाला, कोई भी अनियमितता नहीं हुई। आपको याद होगा, सबसे पहले भारत के शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दी। संदेह वहां से उत्पन्न होता है कि कहीं ऊपरी स्तर से तो ये मिली भगत नहीं है। नहीं तो बिना जांच के देश का शिक्षा मंत्री कैसे ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। और बाद में आपने देखा कि गोधरा में कई गिरफ्तारियां हुई। बिहार में जो यहाँ के आर्थिक अपराध शाखा है, वहां की पुलिस ने कई लोगों को नोटिस भेजा, कई लोगों पर कार्रवाई की और ये बताया कि गोधरा में 12 करोड़ से ज्यादा रुपयों का लेन देन हुआ। बिहार में भी उन्होंने बताया था कि 30 से 50 लाख रुपए उसमें लिए गए थे। ये सारी चीजें चल रही थी और सरकार क्लीन चिट दे रही थी। इसी से लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान होगा 40 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 6-7 वर्षों में। एक परीक्षा में आपको याद होगा 56 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए थे और नतीजा क्या हुआ, इन्होंने पर्चा लीक करवा दिया। भाई, इस तरह की धांधली, इनके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन का दावा तो ये करते हैं, लेकिन एक छोटी से छोटी परीक्षा ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये इस सरकार की और इनके राज्य सरकारों की बड़ी नाकामी है और उसका मूल कारण है कि ऊपरी स्तर से इनको संरक्षण प्राप्त है, ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं तो देश के शिक्षा मंत्री तुरंत आके क्लीन चिट नहीं देते।
दूसरी बात विवेक जी, नहीं ठीक है, मैं आगे आपसे, मेरे पास चूंकि आज मेहमान बहुत ज्यादा है तो मैं आगे आपसे जवाब लूंगा। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, नीट वाला मामला भी हमारे सामने है, राजस्थान में किस तरह से पिछले 5 साल में पेपर लीक हुए वो मामला भी हमारे सामने है। मैं सवाल फिर राजनीति से ऊपर जाकर और पार्टी से और सियासत से ऊपर जाकर पूछता हूं, क्या किसी भी राजनीतिक दल में इतनी अगर साख रही हो कि वो इन नकल माफियाओं पर शिकंजा कस सकें और इन नकल माफियाओं को उनकी सही जगह जो कि जेल है वो दिखा सके? क्यों एक मजबूत कानून की पैरवी आज तक नहीं की गई? देखिए विवेक जी, मजबूत कानून नहीं, मौजूदा कानून को लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूदा कानून लागू नहीं होता है और हम मजबूत कानून की बात करने लगते हैं। जो अभी के कानून में क्यों नहीं अपराधी पकड़े जाते? अभी क्या लचीला कानून है? आप देखिए अभी जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन पर बात हो रही है, बच्चे पकड़े गए हैं, पेरेंट्स पकड़े गए हैं, वो माफिया तत्व पर तो हाथ ही नहीं डाले जाते हैं, उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन मूल बात यह है कि जो नीट परीक्षा है उसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि खुला सबूत है कि पेपर लीक हुआ है। उसी जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उसका कबूलनामा है कि पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट को पहले मिला है। तो पेपर लीक हुआ है तो पहला काम तो पेपर रद्द करो। तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ग्रेस मार्किंग क्यों खत्म किया? उसको भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास रहने देते। तो आपको जरूरत होगा तो आप ग्रेस मार्किंग खत्म कर देंगे। वो ग्रेस मार्किंग भी क्या इस घोटालेबाजों ने किया? ये तो सरकार ने किया, ये तो एनआईटी ने किया। ग्रेस मार्किंग का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। 67 लोग नंबर 100% नंबर लेकर आए। इन सब, इसका मतलब है एनटीए भी इसमें शामिल है, और एनटीए शामिल है तो इसका मतलब बड़ी जांच वहां से होगी। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पकड़ करके आप नहीं कह सकते कि घोटाला है और ये है ये वो है। ये तो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स की भावनाओं का दोहन हो रहा है। ठीक है सौरभ मालवीय जी, क्या सरकार इस मामले में बचने की कोशिश कर रही है? सौरभ मालवीय जी, क्या सरकार इस मामले में बचने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का इशारा भी, प्रेम कुमार जी का इशारा भी इसी तरफ है। बहुत ही दुखद संजोग है कि आज इस भारत जैसी शिक्षा व्यवस्था में, भारत जैसे आदर्श देश में शिक्षा जो कि पीढ़ियों के लिए होती है और पीढ़ियों से समाज और देश का विकास होता है, राष्ट्र बनता है, इस आधारभूत पर खड़ा अपना देश है, वहां शिक्षा के भी संदर्भ में, परीक्षा के भी संदर्भ में हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और उस पर राजनीतिक बयान आ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मन भारी हो रहा है। फिर भी इसका कुछ न कुछ तो हल और निदान होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जो नेक्सस है, बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था, शिक्षा माफियाओं का बोलबाला था, उत्तर प्रदेश गढ़ हुआ करता था, राजस्थान अभी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में स्वतंत्र इकाई के रूप में एनटीए की भूमिका है, उस एनटीए की भूमिका के लिए सरकार के द्वारा उच्च पदस्थ ब्यूरोक्रेसी के अफसर की नियुक्ति की जाती है, उसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। और जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, देते हैं, तो फिर उनके पास लोग कौन है? यानी आउटसोर्सिंग से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से, एक आशा और उम्मीद की सरकार है, इनसे उम्मीद की जा सकती है। आनंद फानन में क्लीन चिट दी गई, मेरा सवाल इस बात को लेकर है। तुरंत से आके शिक्षा मंत्री कह दे रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं विवेक जी, जब कॉग्निजेंस लेता है सुप्रीम कोर्ट तब मामले में जो शिक्षा मंत्रालय वो एक्शन में आता है। विवेक जी, एक मिनट क्लियर हो जाए। एनटीए की भूमिका स्वतंत्र इकाई के रूप में जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार उस पर कठोरतम कार्रवाई अधिकारियों पर करनी चाहिए कि कभी फिर पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो। इससे सरकार क्यों बच रही है? ठीक है, क्या इससे सरकार बचने की कोशिश कर रही है? मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। हमारे साथ फराज किदवई जी जुड़े हैं। फराज किदवई जी, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। विवेक जी, देखिए, अभी बात हुई, हमारे दो भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि समाजवादी की सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में ये हुआ करता था। अरे साहब, जनता ने आपको उत्तर प्रदेश में मैंडेट दिया था कि जो भी कमियां हमसे रह गई हैं उनको आप पूरा करिए। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि 1938 में ये हुआ था तो आज भी ये भी होता रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विवेक जी, वो हर मसले पर विफल हो चुकी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इतिहास गवाह है
चाहे वो 1973 और 74 में गुजरात के छात्रों का सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, जिसको दुनिया नौ निर्माण आंदोलन से जानती है, या फिर तेलंगाना की आवाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उठी थी। तो जब जब इस देश में बदलाव की आवाज उठी है, तब तब नौजवानों और छात्रों ने उठाई है। और छात्रों ने ये जो बदलाव की आवाज उठाई है, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों और नौजवानों की लड़ाई अपने हाथ में ले ली थी, उसी तरह आज के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छात्रों और नौजवानों की लड़ाई अपने हाथ में ले ली है। अब देखिए, अभी बात हो रही थी दुर्भाग्य की। देखिए, दुर्भाग्य तो आज की तारीख में विवेक जी इस देश का ये है कि जब किसानों के ऊपर अत्याचार होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो जब किसान सड़कों पर आता है, तब जाकर के उनको उनका हक मिलता है और 3 कृषि कानून वापस होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांस्टेबल पेपर लीक हुआ। उप मुख्यमंत्री महोदय आपके जैसे प्रेस्टिजियस चैनल पर, मतलब आपके चैनल पर नहीं, कुछ चैनल्स पर बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। मतलब उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद में जब दूसरे दिन पता चला पेपर लीक हुआ है, तब फिर उसके बाद उस पर तो एक्शन हो गया, उस पर तो यूपी की सरकार ने एक्शन लिया। अगर ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन होगा तो फिर इस तरह के मामलों के आगे होने की संभावना कम हो जाएगी ना फराज किदवई जी। मेरा सवाल किसी ने एड्रेस नहीं किया, मुझे इस बात की तकलीफ है। मैंने कहा कि इस देश में एक कड़े कानून की आवश्यकता है। एंटी पेपर लीक कानून लाया गया, इसे लागू भी कर दिया गया, इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। लेकिन वो विल पावर क्यों नहीं पॉलिटिशियंस दिखाते हैं? बच्चों के साथ खड़े रहना सिर्फ क्या वोट बैंक का मामला रहेगा? फराज किदवई जी। विवेक जी 40 सेकंड दे दिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं और वो भारत में पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं और चुप्पी किए हुए हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अरे साहब, इतना बड़ा ये कांड हो गया, क्या नाम है, यूजीसी नेट के पेपर कैंसिल हो गए, यूपी में कांस्टेबल वाले पेपर की बात हो ही रही थी, नीट जैसे एग्जाम्स में ये सब हो गया। एजुकेशन को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, आपकी तो डबल इंजन सरकार है साहब। आप क्या कर रहे हैं? आप खाली इस बात के लिए कि शासन में है कि आपको सत्ता की मलाई चाटनी है, आपको भाई को भाई से लड़वाना है, देश में नफरत का माहौल फैलाना है। मणिपुर का माहौल हो तो चुप्पी, कांस्टेबल पेपर लीक हो तो चुप्पी, नीट पेपर लीक हो या उस पर भ्रष्टाचार हुआ हो तो चुप्पी। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया होगा ना फराज किदवई जी, जब अखिलेश जी की सरकार थी तब पेपर लीक में किसके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था? अरे साहब, इतने बड़े मामलात हो गए हैं। आपकी पार्टी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है ना, जो कहती थी कि हम चिमटे से भी ऐसी सत्ता नहीं छुएंगे जहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो। तो नहीं, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं रहना चाहता। मैं जा रहा हूं आपके पास, कपिल गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हो, आलोक साहब के पास आ रहा हूं। यहीं पे तो वो है ना कि आप पॉलिटिक्स में डिफरेंस की बात करते थे, वेयर इज द डिफरेंस? मैं वही कह रहा हूं, कोई तो एक चीज होगी जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी इस देश में, कोई भी तो एक चीज होगी जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी देश में। इस देश के एजुकेशन पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। ये बात समझने में हम और कितना वक्त लगाएंगे? कपिल गुप्ता कुछ कह रहे हैं। कपिल गुप्ता जी प्लीज। विवेक जी, देखिए, ये समझने की चीज है कि 25 लाख एस्पिरेंट्स ने जो एग्जाम लिखा है, उसके अलावा और 15 लाख एस्पिरेंट किसी भी टाइम पे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो 40 लाख घरों का मामला है। 25 लाख ने तो लिखा, जो 15 लाख और तैयारी कर रहे हैं वो डरे हुए हैं कि ऐसे एग्जाम की तैयारी करने का फायदा है भी या नहीं। आपने जो सवाल पूछा कि कानून आना चाहिए क्या स्ट्रिक्ट, तो उसका इंप्लीमेंटेशन क्या, मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसे कंट्री में कानून से ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का जरूरत है, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। आपने कहीं पे भी नंबर सुना 25 से 30 लाख से कम किसी भी बच्चे से लिया गया है? तो जब अमाउंट इतना बड़ा है तो उसे रोकेंगे कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए के लेवल पे स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा होना चाहिए कि पेपर एक बार में ना हो, एक तो 2 स्टेप में हो, जिससे एक बार में धांधली हो तो उसको दूसरी वाली स्टेप में पकड़ा जाए। साल में एक बार एग्जाम ना हो, 2 या 3 बार हो। थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करने का तरीका सोचा जाए। पेपर जितने भी लीक हो रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं है, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में, तो पेपर्स को ऑनलाइन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से राजनीति के मुकाबले प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है बहुत टाइम से रही है। हम जब बात कर रहे हैं, जो भी पेपर हो रहा है उसमें किसी ना किसी फॉर्म का लीक हो रहा होगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इज वेरी कपिल गुप्ता जी और आलोक जी, जबरदस्त पैसा इन्वॉल्व है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है, यानी कि इसके पूरे ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत है। मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊं क्योंकि अपने जवाब का वेट कर रहे हैं। मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। जो बात निखिल, जो माफ कीजिएगा, जो बात कपिल गुप्ता कह रहे हैं, कपिल कह रहे हैं
कि 30-35 लाख से नीचे की तो कोई डील होती नहीं आलोक जी। और नया कानून जो है एंटी पेपर लीक कानून आलोक वत्स जी, उसमें जो मैक्सिमम जुर्माना वो 1 करोड़ रुपए का है, तो वो 3 कैंडिडेट के पैसे से पूरा हो जाएगा, जुर्माना भरना ही है। और यहां 24 लाख कैंडिडेट्स हैं, इसमें अगर आपने 10,000 कैंडिडेट्स तक रीच बना ली तो आपका ये पैसे का जो बार है, वो स्केल है, वो कहां तक पहुंच जाएगा। तो नया कानून में भी 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। इस हमाम में सब नंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के समय में ये चीज होता रहा है। ये आज का नहीं है दिन, ये बरसों पुराना ये रोग है। अब इसकी मेटास्टेटिक सारे प्रदेशों में फैल चुकी है लगभग, और एक संलग्ना है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये राष्ट्रीय आपदा बन के आ चुका है। अब 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़, ये राष्ट्रीय आपदा है जो हमारे देश के भविष्य है, जिनका आने वाला कल, जिनके ऊपर भारत के, जिनके कंधों पर भारत की बागडोर होगी, उनके साथ ये हो रहा है। इसे अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, जो पाए जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चले और उतनी सख्ती कार्रवाई हो। 1 करोड़ आप कह रहे थे, ये तो 10 बार 1 करोड़ देके छूट जाएंगे। आप 1 बार की बात कर रहे हैं। इमेजिन द मनी इन्वॉल्व। 10,000 आदमियों से अगर इन्होंने पैसे वसूल लिए तो ये कितने बिलियंस में चले जाएंगे इनके पैसे। 1 करोड़ तो इनके लिए लाइक 100 रुपी नोट। 2 बार छूट जाओ। बिहार में एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है जो अभी भी इस काम में संलिप्त है, रंजीत डॉन। उसको आज तक किसी ने उसमें हाथ नहीं डाला। उसको तो बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एमपी का इलेक्शन का टिकट दे दिया था। आप आज भी वो जीवित है और कम से कम 10-20 बार जेल हुआ है, फिर आके उसी काम में लग जाता है। तो अब इसे जब तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित होगा, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का क्राइम बन चुका है। इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्त कानून आना चाहिए और कोई मनी वनी जमा करने का कोई संविधान नहीं। सीधे जेल में जाओ, फास्ट ट्रायल कोर्ट में, और इनको आजीवन बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। मेरा ऐसा मत। अनिरुद्ध जी, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है और हर सरकार के टाइम पे होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस ऑर्गेनाइज क्राइम को हटाने के लिए कपिल कह रहे हैं कि ढांचेगत बदलाव की बहुत आवश्यकता है, डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। काफी वो माइन्यूट डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन जो बात आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि इसको ऑर्गेनाइज क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से खत्म करना होगा और इसमें जुर्माने का प्रावधान तो होना चाहिए। सीधे यूएपी और देशद्रोह का चार्ज लगा कर अंदर खींचिए। देखिए, जितने भी गुनहगार होंगे वो बचेंगे नहीं। बात ये आती आज का नहीं है, ये दर्द बहुत पुराना है। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन में एक जाति एक धर्म के लोगों का सिलेक्शन होता था। पर डे जितने भी एग्जाम होते थे, पेपर लीक तो छोड़िए, कांस्टेबल में लिस्ट भेज दी जाती थी कि इनको सिलेक्शन करिए। शिवपाल यादव जी का घूस कांड सबको पता है। ये कहते हर हफ्ते इनके यहाँ पेपर लीक होता था। ये कहे, अरे चुप रहो भाई, बक बोल रहे हो, जैसे सुन रहा हूं मैं। भाई साहब ये बताइए तुम्हारे यहाँ होता नहीं था पेपर लीक, क्या करते थे? बैठ के लिस्ट देते थे, इतनी देर से बक कर रहे हो, चुप रहो। चुप क्या रहो मतलब? जैसी बातें तुम लोग कर रहे हो बैठ के, इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ। सरकार में क्या हुआ था? नीट की परीक्षा, तुम्हारा मित्र तेजस्वी यादव की इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उनके पीए ने वहां पे रूम बुक कराया था अनुराग यादव के लिए, उनके पीए ने रूम बुक कराया था अनुराग यादव के लिए। ये जितना तुम लोगों का कॉकस है ना, जितने माफिया है तुम लोगों से जुड़े हैं, इसीलिए तुम लोगों की हालत ये हो रही। समाजवादी पार्टी केवल माफियाओं की पार्टी थी, गुंडों और माफिया का नाम ही था। भ्रष्टाचार करती है, आप एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। और नकल माफिया भ्रष्टाचार मुलायम सिंह यादव बताएंगे ना। आप लोग बिहार में चुनाव लड़ाते हैं, विवेक जी तो इनको चुप कराइए, तो मैं इनको चुप कराऊं। मैं तेजस्वी यादव कौन था? तेजस्वी यादव का पीए जो बुक करा रहा था और मुलायम सिंह यादव किसको भर्ती कर रहे थे? माफियागिरी करके। दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलने दो, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, समझ में आएगा, क्योंकि एक मामला बहुत गंभीर है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। गंभीर है। विवेक जी तो बताएंगे कि ये क्यों पेपर से लीक हो रहे हैं।
आए दिन ठीक है, अनिरुद्ध जी इसका जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, अनिरुद्ध जी जवाब दे रहे हैं। अनिरुद्ध जी, अरे जनता ने मुख्यमंत्री फराज किदवई जी आ रहा हूं आपके पास। अनिरुद्ध जी इसका जवाब दे रहे हैं। अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, बुलडोजर चल रहा है, एनटीए तुम लोगों के घर पे जो एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, एससी के अंदर, एक सेकंड एसएससी के अंदर केवल एक जाति, फराज किदवई जी एक सेकंड, फराज किदवई जी एक सेकंड, नहीं करा पाएंगे। अनिरुद्ध जी और आरके मिश्रा जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। मसला हो उस पे चुप्पी आप ठीक है, करेंगे, चाहे ठीक पेपर है, लीक का मसला हो, चाहे किसानों का। ठीक है, फराज किदवई जी आ रहा हूं आपके पास। अब अनिरुद्ध जी सवाल इस बात कर रहा है, एनटीए को फॉरेन क्लीन चिट शिक्षा मंत्री ने कैसे दी थी, इस सवाल का जवाब भी देश जानना चाहता है। भाई मैं यही कह रहा हूं कि अभी इनके यहाँ तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव के पीए ने अनुराग यादव के लिए पूरा एकदम किया था। इन लोगों का पूरा माफी, जितने माफिया होंगे, बालू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, इनका पूरा जुड़ा हुआ है। इंडी अलायंस के अंदर देखिए, कांग्रेस की सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इन किसी ने, इतने नकल माफिया वहां पे पैदा हुए, डेली पेपर लीक, लेकिन चुप। राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है ना, प्रियंका बहन का कुछ आता है। और ये अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, अरे पेपर लिख तो छोड़ो, ये लोग लिस्ट भेजते थे, इन्हीं का सिलेक्शन करना, इन्हीं का ये करना है, सेल्फ सेंटर बनाते थे, कॉपी धर धर के नकल होती थी, उसके बाद में चुप होके बैठे रहते थे। आज बात कर रहे हैं, इनसे पूछो ना कि एक ही जाति के धर्म के लोगों के सिलेक्शन एसडीएम जैसे में हो जाता है, एक ही धर्म के लोग होते थे। आरके मिश्रा जी। विवेक जी, इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षा विभाग को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पार्ट टाइम जॉब बन गया है यहाँ के शिक्षा मंत्री के लिए। आप एक बात बताइए कि 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क इन्होंने दे दिया। आखिर वो कौन 1563 विद्यार्थी हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? और जिस तरह से इन्होंने पहले ही दिन क्लीन चिट दे दी, वो कई सवाल खड़े नहीं करता है क्या? और कई केंद्रों पर जहां इससे पहले 2023 में केवल 2 विद्यार्थियों का 100% अंक था, 2022 में एक भी विद्यार्थी का नहीं था, वहां 67 बच्चों के 100% अंक हैं, 720 में 720। ये क्या गंभीर सवाल नहीं खड़े करता? और उसकी जगह पर जहां जांच घोषित करनी चाहिए थी, वहां शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। परसों अभी विवेक जी यूजीसी नेट की परीक्षा देश भर में हुई और कल उनको रद्द कर दिया गया। कभी आप ये सोचिए कि इसमें, जैसे कि अभी एक आपके एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये 40 लाख परिवारों का सवाल है, केवल एक परीक्षा, और करोड़ों विद्यार्थियों के भरोसे का भी सवाल है। और उसी तरह नेट यूजीसी की परीक्षा परसों हुई और कल उसको रद्द कर दिया गया। अलग अलग परिवार किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाता है, किन परिस्थितियों में परीक्षा देने के लिए भेजता है। मैं वही सवाल आरके मिश्रा जी आपसे करना चाह रहा था। गंभीरता को ये नहीं देखेंगे और बताएंगे 50 साल पहले ऐसा हो गया और उस समय ऐसा हो गया। अरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से मैं कहना चाहता हूं कि ये करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर कम से कम इस प्रकार की राजनीति। आरके मिश्रा जी, राजस्थान में 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए, तो किसकी जिम्मेदारी बनती थी? मैं तो हर पार्टी से पूछ रहा हूं आज। देखिए, आप जो विवेक जी जानना चाह रहे हैं, इस बार हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि इस बार नकल रोकने के लिए हम देशव्यापी स्तर पे गंभीर कानून लाएंगे। ठीक है, हमें मौका नहीं मिला, हम नहीं ला पा रहे हैं। आ तो गया कानून, इसी साल नया कानून आया है, इसी साल नया कानून आया आरके मिश्रा जी, इसी साल नया कानून आया। उस कानून से क्या हुआ? इस साल फरवरी में कानून आया और जून में नतीजा आपके सामने है। वही मैं कह रहा हूं। देखिए विवेक जी, कानून लाना एक बात है, उस पर अमल करना एक बात है। क्या शिक्षा मंत्री जब आके क्लीन चिट दे रहे थे और इतना बड़ा घोटाला हो गया है, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए कि आखिर उन्होंने कैसे इस तरह की क्लीन चिट दे दी कैमरे के सामने आकर। तो मैं ये कह रहा हूं, सौरभ मालवीय के पास आ रहा हूं। सौरभ मालवीय जी, क्या शिक्षा मंत्री को इस मामले पर इस्तीफा देना चाहिए था? सौरभ मालवीय जी। विवेक जी, देखिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही केंद्र सरकार को पता चला, गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट आती है और पता चलता है, तो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए तुरंत रद्द करते हैं और सीबीआई जांच बैठा देते हैं। तो सरकार की तत्परता तो दिखती है। तो ये उम्मीद की सरकार है और आशा की सरकार है, इसलिए यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके इसको सामने लाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी।
चलिए अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है, देखते हैं क्या होता है उसमें। मैं कपिल के पास जा रहा हूं। कपिल, मैं आ रहा हूं मिश्रा जी। कपिल, सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग इस वक्त आपको भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तमाम हमारे पैनलिस्ट को सुन रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, नीट की तैयारी, नीट की परीक्षा में कितना वक्त जाता है, कितना पैसा जाता है, स्टूडेंट्स का कितना अटेंशन जाता है, कितना हार्ड वर्क जाता है, एक बार देश को बताइए। 2 साल की करीब तैयारी है, 3 से 4 हजार घंटे। तो 700 दिनों में 3 से 4 हजार घंटे का मतलब आप समझ लीजिए डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अपने स्कूल के अलावा। और यदि आप किसी क्लासरूम कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो साल का खर्चा ट्यूशन फीस का 1 लाख रुपए, आप किसी और शहर से आके रुके हैं तो और 1.5 लाख रुपए साल का, तो साल का 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा। पर इस चीज को समझिए, एनटीए ने नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए 350 करोड़ रुपए एप्लीकेशन फीस में इकट्ठा किया। यदि हम हिंदुस्तान में अच्छी तरह एग्जाम नहीं करा पा रहे तो हमारे कोच गैरी कर्स्टिन होते थे जब हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते। फॉरेन एजेंसी भी एंगेज की जा सकती है इस वाले काम के लिए, यदि हम सब लोग कॉम्प्रोमाइज हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। 350 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन फी इकट्ठी की जाती है एनटीए के द्वारा नीट के एस्पिरेंट से। 350 करोड़ रुपए वो सिर्फ एग्जाम्स कराने के लिए, और उसके बाद बच्चों को फिर मिलता है वो पेपर लीक वाला एग्जाम, सिर्फ नीट का एग्जाम। मतलब बच्चों को इतनी मेहनत के बाद, इतना पैसा देने के बाद, 350 करोड़ देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, और ये हमारे ही बच्चे हैं इस देश में, जितने भी पैनलिस्ट बैठे और जितने भी मेरे साथ इस वक्त, और कपिल तो खुद तैयारी भी कराते हैं। कपिल, बच्चों का क्या कहना है इस पूरे मैटर के सामने आने के बाद? मैं जानता हूं कि वो अंदर से बहुत टूट गए होंगे, अंदर से बहुत वो कमजोर होंगे, अजीब सी चीज है, लेकिन फिलहाल वो क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती है। 1997 में मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा था, उस साल आईआईटी का पेपर लीक हुआ था, मुझे वापस लिखना पड़ा था 2 महीने बाद, और वापस तैयारी करने में हालत खराब हो गई थी। कैसे ना कैसे तैयारी करके मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा। पर हम जितने अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, यदि आज एजुकेशन मिनिस्टर आके बोल देते हैं कि हम वापस नीट कराएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि 1-1.5 महीना जो मिलेगा उसमें तैयारी करे कैसे। तो ये बच्चे मानसिक वेदना से इस समय पे गुजर रहे हैं, इनके जो माता पिता मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं। आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल ठोस, अनइक्विवोकल, दिखाई देने वाले कदम उठाए जाए, जिससे इस चीज पे रुकाव हो। सच में राष्ट्रीय आपदा है ये जो एग्जाम लीक की जो प्रॉब्लम हो गई है इस टाइम पे, मतलब इट इज वर्स्ट फॉर आवर बेस्ट माइंड्स। नहीं, और उसका दूसरा पहलू भी तो है कपिल, अगर पैसे देके कुछ डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कल को कोई वैक्सीन बना रहा है, कल को कोई किसी का इलाज कर रहा है, जो पैसा देके वहां तक पहुंचा वो क्या करेगा इस देश का? मैं तो इस बात को सोच के भी बहुत विचलित हो जाता हूं, और बहुत डेंजरस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को रिमार्क में लिया है और लिखा भी है। आलोक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आर के मिश्रा जी आपके पास। अगर वो लोग हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, मेन सिस्टम में आ जाते हैं, जो पैसा देकर यहां तक पहुंच रहे हैं, तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी इस देश की, इस देश के इंजीनियरिंग की, इस देश के मेडिकल साइंस की, इस देश के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी। भाई, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को? कौन सी दिशा में मोड़ना चाहते हैं आलोक जी? देखिए, बहुत गंभीर सिचुएशन है ये। देखिए विवेक जी, आप तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेम भाई बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि बिहार में रंजीत डोन ने कितनों को डॉक्टर बना दिया होगा जो डॉक्टर के काबिल नहीं थे, कितनों को इंजीनियर बना दिया होगा जो इंजीनियर के काबिल नहीं थे। जिनसे मैं सुई नहीं ले सकता हूं वो डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो ऑलरेडी समाज में घुस चुके हैं, और इनकी तादाद इस बार घुसने से रुक गई। अगर ये मामला नहीं उजागर होता तो कितने लाख फिर घुस जाते इस सिस्टम के तहत। तो जैसा मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है इस समस्या को, और इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने को अछूत नहीं कर सकती। कौन बहुत बड़े छोट अपराधी, छोटा या बड़ा, सबके समय में यह चीज होता रहा है और सब पॉलिटिकल पार्टी के रेजिम में होता रहा है। तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सारे लोगों को राजनीति छोड़ के देश हित में, बच्चों के हित में, अरे अपने अपने बच्चों के हित में, छोड़ो समाज के बच्चे को, सबके पास बच्चे होंगे, उनके हित में एक
अभूतपूर्व मीटिंग करके ऐसे लोगों को पाताल से भी जी ढूंढ कर लाकर ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, राष्ट्र- प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, जी देखिए विवेक जी, अगर मान लीजिए कि हम इस घोटाले में शामिल हैं और उसमें मेरा पैसा मुझे मिलना है, मैंने कमाया है, और मुझे को फैसला करना हो कि परीक्षा रद्द हो ना हो, तो मैं तो चाहूँगा कोर्ट रद्द कर दे, मैं रद्द ना करूँ, क्योंकि पैसे वाले लोग मुझसे पैसा मांगेंगे। यही हालात बने हुए। आज सब कुछ क्लियर है कि पेपर लीक हो चुका, तो रद्द करने में मिनट भर की देरी नहीं होनी चाहिए थी परीक्षा को, लेकिन एनटीए रद्द नहीं कर रहा है। यह साबित करता है कि इस पूरे रैकेट में उसका इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेस मार्क में उसका इन्वॉल्वमेंट है, 67 लोगों को 100% नंबर लाने में उसका इन्वॉल्वमेंट है, और यह साबित करता है उसको सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। इमीडिएटली शिक्षा मंत्रालय को रद्द करना चाहिए। मुझे लगता है 7 बजे की कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है कि यह रद्द करने का ऐलान होगा। बचता नहीं है कोई रास्ता। अब पेपर लीक हो चुका है, अब परीक्षा का मतलब क्या है? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इसीलिए, और लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक मसला नहीं है। राजनीतिक मसला है, इससे बड़ा मसला राजनीतिक नहीं हो सकता। ये सिर्फ आज की पीढ़ी को नहीं बर्बाद कर रहा है, ये आप प्राकृतिक आपदा भी नहीं है कि एक बार आपदा आई और उसका नुकसान हुआ। ये एटम बम है जो हमारी कई पीढ़ियों को इसका असर डालेगा, पूरे शिक्षा व्यवस्था को। इसलिए इसको निजात पाने के लिए हमें उतने बड़े लेवल पर रिस्पॉन्स करना होगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद करता हूं कि इमीडिएटली इस पर्चे को रद्द करे, बड़ा फैसला ले, ताकि आने वाले समय में कहीं भी इस किस्म का जो घोटाला है उसको रोका जा सके। जी विवेक जी, मुझे भी लगता है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। ये एटम बॉम्ब की तरह ही आने वाली कई पीढ़ियों को इसी तरह से सालता भी रहेगा और परेशान भी करता रहेगा। अनिरुद्ध जी, क्या माने, शिक्षा मंत्री की ओर से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल एनटीए की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.0001% भी अगर कहीं से कुछ हमें अगर नजर आया तो फिर इसके मामले में एनटीए जिम्मेदार होगा। तो एनटीए को लेकर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्यों एनटीए पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, या फिर एनटीए के अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई? अनिरुद्ध जी, देखिए, ये मोदी सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं। तेजस्वी यादव की पीएस ने वहां पे होटल बुक कराया, रूम बुक कराया, उसके बाद सारी चीजें। इन लोगों का लिंक देखिए तो खनन माफिया, रेत माफिया, चिकित्सा माफिया, सब में लोग घूम रहे हैं। और अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक की बात होती, सब लोग चुप होकर बैठ जाएंगे। एक शब्द इन लोगों का नहीं निकलता है कि वहां पे छात्रों का भविष्य कैसे होगा। अरे भाई, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 8 जुलाई को उस पर फैसला आना है। अभी कपिल जी बोल ही रहे थे, काफी बच्चे उसमें हैं। अब इमीडिएट तो ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए एक ऐसे झटके में उठाया और सारा ही कंक्लूडिंग डिसीजन लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए 8 जुलाई को, उसके बाद सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। तब यही लोग चिल्लाएंगे, इंडिया अलायंस वाले चिल्लाएंगे कि तेजस्वी को, पीएस को क्यों अरेस्ट किया, इनको क्यों पकड़ा गया, वहां कैसे हुआ। तब अखिलेश बाबू चिल्लाएंगे कि यहां कैसे हुआ, वहां कैसे हुआ। इनकी जो पुरानी जांचें चल रही भैया कैसे एक ही जाति धर्म के लोगों का सिलेक्शन होता रहा है। तो ये नहीं है, ये पहले बहुत कुछ इन्होंने बताया ना, 97 में ऐसे बहुत से होते रहे हैं, तभी पकड़े नहीं जाते, अब पकड़े जा रहे हैं ये लोग। 40 तभी लाख पकड़े नहीं जाते, तब पकड़े जा रहे हैं। 40 लाख एस्पिरेंट्स का सवाल है, 25 लाख करंट और 15 लाख जो तैयारी कर रहे हैं। अभी कपिल बता रहे थे, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके आपके पास आ रहा हूं। नहीं, ये सारे एग्जाम्स में होते हैं। लाइन कहना चाहता हूं, नीट हो गया, जेई हो गया, सारे एग्जाम्स में होते रहते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, पहले पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े जा रहे, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तब यही लोग चिल्लाएंगे, देखो इनको पकड़ रहे, इनको छोड़ रहे, इनको पकड़ रहे, क्योंकि कंक्लूडिंग डिसीजन होना है। कौन चिल्लाएगा? इमीडिएट अगर ऐसे लोगों पर एक्शन होगा तो देश आपके साथ खड़ा होगा। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी, अरे ये इंडिया अलायंस, एक लाइन बोलना चाहता हूं, तब सुन लीजिए अनिरुद्ध जी, राजस्थान में सांप सूंघ जाता है, छत्तीसगढ़ थोड़ा में सा सांप सुन लीजिए, सूंघ जाता है इनको, आप ही को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, तमिलनाडु में सांप सूंघ जाएगा। ठीक है अनिरुद्ध जी, आप ही को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, सुन लीजिए। तब भी मोदी जी की ही सरकार थी जब संसद में कूदने वाले लोग बीजेपी के सांसद के रिकमेंडेशन पर गए थे संसद में। हुआ क्या? कुछ हुआ? बीजेपी के सांसद का कुछ बिगड़ा क्या?
आज आप तेजस्वी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजनीति इसको कहां कहते की हैं। बात को कहां का आप लाके बैठ के कोट कर रहे हैं। यही सरकार थी 2G 4G क्या था। नहीं, ये लोग फाइनेंशियल बिड की सीट को लीक करते थे ताकि एक पर्टिकुलर लोगों को बायस होकर फेवर किया जा सके, उसकी बिड वैल्यू क्या है उससे कम आप कोट करके और पूरा टेंडर लेके चले जाओ। ये बैठ के कहानी बता रहे हैं सब लोग। देखिए आप लोग करते रहिएगा, आप लोग मेन स्ट्रीम की 100 रुपए जाता था, 85 मिलता नहीं था, 15 जाता था, तो लीकेज तो इनके पूरे सिस्टम में रहा है। इंडिया अलायंस तो लीकेज पे ही जिंदा रहा है। जी आज दिन है, आम आदमी पार्टी पानी का लीकेज कर रहा है। नहीं आज देखिए अनिरुद्ध जी 7 बजे का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। आरके मिश्रा जी कुछ कह रहे हो उसका मैं आज का दिन बहुत सारे टेंडर किसको जाते थे ये लोग। आज का दिन देखिए अनिरुद्ध जी, आज का दिन आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर उन बच्चों के बारे में सोचने का है। आरके मिश्रा कुछ कह रहे हैं। आरके मिश्रा उसके बाद कपिल जी आपके पास आ रहा है। आरके मिश्रा जी देखिए कपिल जी अभी एक बात कर रहे थे उस पर मैं इनको बच्चों के बारे में विवेक भाई एनडीए अलायंस वाले वल्चर इनको बच्चों के बारे में भाजपा वाले ऐसे चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनके पास कंटेंट है नहीं। उनको समझ में आ रहा है कि देश की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। कंटेंट आपके पास नहीं है इसीलिए आपके पास नहीं है। राहुल गांधी कौन से एग्जाम देके आए? IIT जेईई दिए हैं, यूपीएससी दिए हैं, कौन से एग्जाम देके इतना टैलेंट है? अब चिल्लाना बंद कीजिए, सुनिए। क्यों लीकेज है ना उनके पास में। विवेक जी अभी कपिल जी एक बात कह रहे थे कि गैरी किस्टन थे तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत लिए और किसी बाहरी एजेंसी को दे देना चाहिए। मुझे लगता है अपने देश की एजेंसियां भी अच्छा काम कर सकती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के पर्चे नहीं के बराबर रद्द होते, बहुत अच्छे से परीक्षा होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में भी परीक्षा अच्छे से कंडक्ट नहीं हो सकती। बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। एनटीए देखिए, एनटीए पूरी तरह से ये नॉन ट्रांसपेरेंट एजेंसी बन गई है। और ठीक कह रहे थे प्रेम जी कि जिसने चोरी की उसी को आप जांच करने के लिए कह देंगे तो कहां से आपको इंसाफ मिलेगा। और रही इस सरकार की बात तो 23 से 28 वर्ष का तो 83% युवा बेरोजगार है। न ये सरकार रोजगार दे पा रही है, न परीक्षा कंडक्ट करवा पा रही है और पीठ थपथपाती है ऐसे जैसे इनसे बड़ा कोई काम करने वाला आपको नहीं ना सीबीआई पे भरोसा ना ईडी पे भरोसा, भारत की कौन सी छोटा आंसर रखिएगा, छोटा आंसर रखिएगा। आप कह रहे हैं कि एनटीए की भूमिका संदिग्ध है तो उसको जांच कर दी जा सकती है। फराज की तो कुछ कह रहा है जी, मैं सबका जवाब लेने के लिए आ रहा हूं। क्या एनटीए को जांच देना पहली हैंड में बड़ी गलती थी? फराज की तो कुछ कह रहा है। फराज के भाई देखिए विवेक जी, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग में से कोई एक ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा का नियंत्रण फॉरेन एजेंसी को दे देना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी आप सोचिए कि सरकार के ऊपर से जनता की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और दूसरी तरफ नीट पर कुछ नहीं बोलेंगे और 1857 में क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। विवेक जी 20 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर जो परमात्मा के अवतार जब से प्रधानमंत्री बने हैं इनका एजुकेशन पे कितना ध्यान है, खाली एक मैं डेटा पॉइंट दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। यूपीए 2 की सरकार में जो एजुकेशन, अच्छा अखिलेश का एजुकेशन पे कितना ध्यान है? कौन सी उनकी डिग्री पूरी हुई कि नहीं हुई यही बता दो। अरे अभी डिग्रियों पर आ जाएंगे ना तो आप डिबेट छोड़ करके भाग जाएंगे। तो एजुकेशन पे इतना आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे, आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। अरे हाँ मुझे पता है आपका बैठ के मतलब चोर मतलब चलनी से 72 से ये बताएंगे माफिया के बारे में, नकल माफिया मतलब सारे माफिया भर के इनके यहाँ बैठे हुए थे। अपहरण का उद्योग इनके यहाँ चलता था, नकल माफिया का उद्योग इनके यहाँ चलता था, कोचिंग माफिया का काम इनके यहाँ चलता था, शिक्षा माफिया काम ये चलते थे, खेत माफिया रनन मतलब हर तरीके के माफिया काम ये करने वाले लोग ये बताएंगे, ये शिक्षा उद्योग बताएंगे, चोरों और गुंडों की पार्टी बताएगी। देश के गुंडे भरे थे यार। देखिए फराज किदवई जी और अनिरुद्ध जी मामले का सोल्यूशन चाहता है देश। इस तरह से आप लोग आपस में भिड़ेंगे तो इस मामले का सोल्यूशन नहीं होगा। कपिल जी को स्क्रीन पर लेकर आए, मैं कपिल जी से दो बातें करना चाहता हूं। मैं कपिल जी से दो बातें करना चाहता हूं। फराज किदवई जी आप अपनी बात 20 सेकंड में पूरा करना चाहते हैं, पूरा कीजिए जल्दी से। कपिल जी के पास जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार एजुकेशन में कितनी सीरियस है। यूपीए 2 के टाइम पर जो ठीक है फराज किदवई जी, इसमें हमें 8 जुलाई का और शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। कपिल के पास जा रहा हूं। कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल को स्क्रीन पर लेकर आइए। कपिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए एक तो मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहूंगा और उन बच्चों से भी मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं कि
आज की तारीख में वो इतने बड़े सेटबैक में है और आज भी हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। सियासत अगर उनकी बेहतरी के लिए हो रही है तो मैं इसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस मामले में बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंडिया डेली ये डे वन से कह रहा है। बाकी आपकी बात आप पूरी करना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए क्या कह रहे हैं सर। देखिए, मैं ये जरूर बोलूंगा, इस गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान में 2014 के अंदर 30,000 मेडिकल कॉलेज सीट होती थी, आज 2024 में 60,000 है, डबल हो गई है। तो कुछ अच्छा काम हुआ है, पर इस चीज को समझिए कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली ये है, 24 लाख लोग का एग्जाम जो नीट एग्जाम कराया गया, उसमें अलग अलग रूप में 2,10,000 लोग इन्वॉल्व थे। इन्विजिलेटर हुआ, सेंटर हुआ, कुछ एनटीए की तरफ से। जो इन्विजिलेटर होता है सेंटर पे, उसे दिन का इन्विजिलेट करने का 1,000 रुपया मिलता है, और यदि वो पेपर को आउट करता है तो सोचिए कितना पैसा मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना बड़ा सेंट्रल एग्जाम 24 लाख लोगों का 4,750 सेंटर्स पे कराना फुल प्रूफ तरीके से, और एक जने ने बाहर निकाला, उसके बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कितने लोग के पास क्विकली पहुंचाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से लड़ाई करके सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। नहीं कपिल जी, क्या आप लोगों के बीच एनटीए की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है, और हो रही है तो क्या हो रही है? नहीं, एनटीए की विश्वसनीयता नहीं है। भूमिका देखिए, कयास लगाना आसान है। क्यों उन्होंने 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, 14 को करना था, क्यों रजिस्ट्रेशन विंडो खोली? पर मैं वापस कह रहा हूं, ये सारी चीजें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में आराम से एस्टैब्लिश हो सकती है। पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि इतने बड़े एग्जाम इंडिया जैसे कंट्री में, और जिस टाइप की टेक्नोलॉजीज आज है, बेसिकली एक बड़े मैन पावर के साथ एक बड़े, कपिल जी जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं, एक बड़े, सभी मेहमानों को भी मैं कह रहा हूं, एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कपिल बता रहे हैं। 350 करोड़ की आमदनी सिर्फ पेपर के एंट्री से एनटीए को होती है, तो 350 करोड़ की आमदनी होने के बाद क्या 4,750 सेंटर्स पर फुल प्रूफ पेपर्स नहीं कराए जा सकते? कराए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या उतना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, या फिर उतना बड़ा स्ट्रक्चर हायर किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बाकी है, और इस मामले में अभी जांच होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है दर्शकों, कि इस बच्चों के भविष्य को लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को संजीदा होना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर, और देश की भविष्य की खातिर, देश की खातिर।